जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण में हमने क्या क्या पढ़ा। एक्सरसाइज 9.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से, पिछली वीडियो पढ़ी हुई हैं। 9.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 9.2 कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नई एक्सरसाइज की तरफ जो है 9.4। तो उसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन है। तो पहले तो बात करते हैं, अब यहाँ पर जो हेडिंग है वो ये है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की जो विधियाँ हैं वो हम करेंगे। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को सॉल्व करना है हमें। कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब पहला जो दिया है आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल, हमें वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे देखो, बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल 9 की तरफ। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल लगाना है। मतलब x वाली टर्म को x की तरफ और y वाली टर्म को y की तरफ करके बस इंटीग्रेट करना है। तो करते हैं। एग्जाम्पल 9 दिया है, पहला एग्जाम्पल 9 अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई दिया है और हमसे इसका सॉल्यूशन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर है, सॉरी एग्जाम्पल है 9। एग्जाम्पल 9 है, बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको। दिया है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई, यही तो दिया है। तो ये दिया है, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो करते हैं भाई, इसमें हमें वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा, मतलब पृथक करणीय नियम है ना। तो देखो भाई करते हैं। यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं कर दूँ, अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ तो देखो क्या मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 इधर आ जाएगा और ये dx इज इक्वल ये 2 माइनस वाई डी वाई हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, ये हमें dx और dy हटाने पड़ेंगे है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो भी क्या मिलेगा हमको, अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ तो ये मिल जाएगा। देखो इंटीग्रेशन x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन 2 माइनस वाई और डी वाई, यही तो मिलेगा। अब भाई इंटीग्रेट कर देना, ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ये y के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या मिलेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का होगा 1x इज इक्वल ये होगा 2 बाई, क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी वाई लगाया ना, तो बाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये हो जाएगा 2 बाई माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 2। अब प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता है, वो हो जाएगा c, नहीं हो जाएगा इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर मैं 2 खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद देखो मिल जाएगा मुझे यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस 2x इज इक्वल 4y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2c, ये तो हो जाएगा। अब 2c को कोई आप नया कांस्टेंट बोल सकते हैं, इतना ही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इन सबको एक तरफ ले आ रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, या तो इतना ही लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल 4y माइनस वाई स्क्वायर प्लस इसको कैपिटल C कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये क्या है, विच इज द, ऐसे लिख देंगे, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वेरिएबल सेपरेबल से। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया आसान है नहीं अंकित, डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे कहते हैं बहुत टफ है, डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन बहुत टफ है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो देखो हर चीज़ टफ है, और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कोई चीज़ टफ नहीं है।
आप कहो कि कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जो हम पी लें हमको पूरा मैथ आ जाए, तो देखो ऐसा तो कुछ है नहीं, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब तक डेली प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, चीज़ों को नहीं जानोगे, तो नहीं आएगा समझ। तो हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 10 है। इसमें कह रहे हैं हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है dy अपॉन dx। एग्जाम्पल 10 बहुत ही अच्छा है, 2 नंबर में आ जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन दी है dy अपॉन dx इज इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं 1 कह दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? तो इसको भी हमें क्या, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं यहाँ भी। भाई बाई को बाई की तरफ, एक्स को एक्स की तरफ करना है हमें। तो हम देखो भाई इसको लिखेंगे अगर डी बाई के अपॉन में आएगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, ये मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब अब बाई वाले हमारे इधर आ गए तो एक्स वाले इधर करने पड़ेंगे हमको, तो ये उधर जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट से डी एक्स अपॉन, ये बनेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है, आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते उसके बाद करते, है ना, तो उस तरह से भी कर सकते थे, मैंने एक ही स्टेप में इसको निकाल दिया है। वरना आप क्या करते, इसी स्टेप से आगे जाते, यहाँ से अगर इस स्टेप से आप आगे जाते तो किस तरह से जाते, ये करते आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, फिर यहाँ पर इधर उधर करते, है ना, तो यहाँ से ये बन जाता। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट यहाँ पर बना दिया। हमें इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखो हमें क्या मिल जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई इंटीग्रेशन में आपको इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन आपका रिवाइज होना चाहिए, सारे फार्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन के लगभग सभी कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो देखो करते हैं इसका इंटीग्रेशन, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, tan इनवर्स होता है भाई, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला पढ़ाया आपने, क्या होता है tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर जब y है तो ये हो जाएगा क्या tan इनवर्स y इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएगा c, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी इसका सॉल्यूशन ये है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ कोई दिक्कत है इन क्वेश्चन में? बहुत ही बेकार घटिया किस्म के क्वेश्चन है, नहीं है, भद्दे क्वेश्चन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, भद्दे क्वेश्चन। तो ये आप नोट कीजिए, बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अच्छे क्वेश्चन भी भाई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेवल क्या हो रहा है, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो अभी तो आसान क्वेश्चन है ये, आगे वीडियो में बने रहिए, अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको देखने के लिए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आ जाएगा आपको। तो हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन दी है हमको डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस का 4x वाई स्क्वायर, हमें दी है ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। एग्जाम्पल 11 है भाई, ध्यान से समझें, इसमें कुछ थोड़ा सा एक कंडीशन चेंज है, ठीक है। अब तक हमने जो 2 एग्जाम्पल किए थे उससे एक कंडीशन चेंज है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है हमको डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस का 4x वाई स्क्वायर, और एक कंडीशन दी है इसमें, कह रहे हैं यदि y इज इक्व टू 1, यहाँ पर दिया है इफ y इज इक्व टू 1 देन x इज इक्व टू 0, ये कंडीशन दी है। तो इस कंडीशन का क्या यूज है वो हम बताएंगे। इस कंडीशन से यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट c की वैल्यू निकलेगी।
इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी इस कंडीशन से। पहले हमें सेम वही प्रोसीजर निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट आएगा, तो उसका कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या होते हैं जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये हम पीछे बहुत ही अच्छे से बेसिक से पढ़ते हुए आए हैं, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो करते हैं हम भाई, वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं यहाँ पर। तो देखो भाई किस तरह से बनेगा ये वेरिएबल सेपरेबल से, डी वाई के अपॉन में आएगा क्या, बाई स्क्वायर, मतलब बाई की टर्म डी वाई के अपॉन में आ जाएगी, और ये डी एक्स इधर पहुँचेगा तो ये माइनस का 4x और डी एक्स, यही तो बनेगा भाई। बताओ भाई बातें क्यों कर रहे हो, पढ़ लो, ध्यान दो। डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर, ये नीचे आया, माइनस का 4x और ये डी एक्स, यही तो बना। तो यहाँ से अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बी गेट। देखो भाई क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस का 4x डी एक्स। ये मैंने बाहर इसलिए निकाल दिया, कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, बाई स्क्वायर का, इसको लिख सकते हैं हम बाई की पावर -2 डी वाई, नहीं लिख सकते, माइनस का 4 और इंटीग्रेशन x डी एक्स, इसको अभी ऐसे ही रखा, एक ही बार में दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। y की पावर -2, तो x की पावर n या y की पावर n का होता है y की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यही तो होता है, इज इक्वल माइनस का 4, x का क्या होगा x² 2 और प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान दो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो माइनस का 1 तो यहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस का 1 यहाँ से मिलेगा, और y की पावर -1 मिलेगी, तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 1 अपॉन बाई, नहीं मिलेगा, बोलो। देखो y की पावर -1 मिलेगा, उसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन बाई, और एक जो माइनस ये वाला है ये यहाँ से मिला है हमको। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मिलेगा माइनस का 4 और 2 2 जा 4, तो ये मिल जाएगा माइनस का 2x² प्लस का c, ठीक है भाई। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं पूरी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन बाई इज इक्वल 2x² और माइनस c, ये तो बन जाएगा। c को इधर ले आओ, बाई को इधर ले आओ, तो इसको लिख सकते हैं हम, देखो c को इधर लेके आ रहा हूँ, बाई को 1 अपॉन बाई को इधर ले जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 1 अपॉन बाई इज इक्वल c, यही तो बनेगा, नहीं बनेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये बन जाएगा 2/x², इसको मैंने 1 लेके एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया है, तो 2/x² माइनस 1 इज इक्वल cy हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, कितना भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, सॉरी, ये आपका जनरल सॉल्यूशन बना, क्या बना, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ से लिखेंगे विच इज द जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हमें से जनरल सॉल्यूशन थोड़ी ना पूछा था, हमको एक कंडीशन और दी है ये वाली, इसको मैं 1 कह दे रहा हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे बट इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 0 है, तो ये इसमें पुट कर दो, ये मैं 2 कह दे रहा हूँ इसको, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो भाई 2 से क्या मिलेगा, अगर मैंने y 1 रखा और x 0 रख दिया तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान दो, x अगर यहाँ पर रखा जाएगा तो 0 मिल जाएगा, और y 1 है तो यहाँ पर c की वैल्यू -1 मिल जाएगी, c की वैल्यू क्या मिलेगी -1, तो यहाँ से हमको c की जो वैल्यू है वो -1 मिल जाएगी, और ये पुट कर दो किसमें, 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करेंगे तो हमको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा 2/x², केवल और केवल c की वैल्यू पुट करनी है, कहीं y की जगह 1 कर दो, x की जगह 0 कर दो, तो 2/x² माइनस 1 इज इक्वल, यहाँ क्या मिलेगा माइनस बाई मिलेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं, ये बन जाएगा, देखो बाई इधर आएगा तो ये बन जाएगा y प्लस 2/x² इज इक्वल 1। तो ये आपका क्या आ गया,
अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है आपका, जो आपका फाइनल आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक कंडीशन हमको बढ़ा के दी थी, तो आप इसको नोट करिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12, ये एग्जाम्पल 11 किया था हमने, अच्छा एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल 12 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12 क्या दिया है, देखो थोड़ा सा चेंज है इसमें, कुछ थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या चेंज है, कह रहे हैं पॉइंट 1,1 से पॉइंट 1,1 से पास होने वाले ऐसे कर्व का इक्वेशन हमें निकालना है जिसका अवकल समीकरण दिया है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। तो निकालते हैं भाई। देखो क्या दिया है, एग्जाम्पल 12 वर्ड प्रॉब्लम है, आप इसलिए बुक लेके बैठे क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल 12 है, कह रहे हैं जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो दी है x dy इज इक्वल 2x² + 1, यही तो दिए, ध्यान दें भाई, और dx। कह रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिस कर्व का है वो 1,1 से पास हो रहा है। तो बस इतना ही लिख ले रहे हैं हम, और पॉइंट दिया है हमको, ये नोट कर दे रहा हूँ मैं, पॉइंट दिया है, क्या दिया है 1,1, 1,1 से पास हो रहा है क्या, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कर्व। तो पहले तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, तो निकालते हैं भाई। किस तरह से, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे। तो देखो भाई, इस x को मैं dx की तरफ ले जाऊंगा और dy अकेला रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, यहाँ से मिलेगा dy इज इक्वल, ये x अपॉन में पहुँचेगा, क्या बनेगा 2x² + 1 अपॉन x dx। इसमें कोई दिक्कत है बताओ, इतने में कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ये दिया dy इज इक्वल, इस x को अलग अलग तोड़ दूं, देखो क्या मिलेगा 2x² अपॉन x, 2x² अपॉन x + 1 अपॉन x। लो पूरा ही लिख के दिखा दे रहा हूं भाई, क्यों परेशान हो। तो यहां पर बन जाएगा dy इज इक्वल, ये बनेगा, देखो x से एक पावर कटेगी, पावर कट जाएगी, क्या बचेगा 2x। तुम लोग भी क्या बातें कर रहे हो, ध्यान दो, यहां से एक पावर कट जाएगी, क्या बचेगा 2x + 1 अपॉन x और dx। अब हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करते हैं भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, अरे स्मॉल बना लेना भाई, क्यों परेशान हो, इस b को स्मॉल बना लो, ठीक है। भाई मैथ के टीचर है, कोई इंग्लिश ग्रामर के टीचर थोड़ी ना है। देखो ध्यान दो, इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या dy इज इक्वल इंटीग्रेशन 2x + 1 अपॉन x और dx, यही तो मिलेगा। तो देखो भाई dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होता है, dy का इंटीग्रेशन y, 2x का इंटीग्रेशन 2 तो देखो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2, x² अपॉन 2, देखो 2 से और 2 शहीद हो गया, 2 से 2 शहीद हो गया, प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्या होता है log x, और प्लस c, एक इंटीग्रल कांस्टेंट हमने c ऐड कर दिया, कोई दिक्कत। यहाँ c ले सकते हैं, log c ले सकते हैं, अपनी तरफ से हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने c ले लिया, तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी, जनरल सॉल्यूशन बनेगा, वो क्या बनेगा y इज इक्वल x² + log x + c, यही तो बनेगा जनरल सॉल्यूशन। तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है। अभी हमें कंडीशन दी है कि ये जो जनरल सॉल्यूशन, ये जो कर्व आई है ये 1,1 से पास हो रही है, तो यहाँ से लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 कह दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1 कह दे रहा हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे विच पासिस, या गिवन कर्व
यहाँ से लिखेंगे गिवन कर्व 2 पासिस पॉइंट, क्या दिया है भाई, 1,1। ये 1,1 से पास हो रही है, मतलब x भी 1 है, y भी 1 है। तो देखो हमको क्या मिलेगी, कंडीशन क्या बनेगी, 1,1 से पास हो रही है, देन x इज इक्व टू 1 एंड y इज इक्व टू 1। यही तो मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी, c की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट हो जाएगी। तो y इज इक्वल, देखो y की वैल्यू 1 है, इज इक्वल एक्स स्क्वायर, x भी 1 है तो 1 प्लस log 1, यही तो मिलेगा, प्लस c। और log 1 क्या होता है मेरे भाई, ये बताओ? log 1 0 होता है, बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हो क्लास 5 से। तो देखो 1 से तो 1 शहीद हो जाएगा, और log 1 0 होता है, c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू 0 मिल गई, ये पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो देखो यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यही तो हमसे पूछा था। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन निकला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें एक भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल 12 कर लिया, तो आप इसको नोट कर दिए। हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखो कहीं ऐसा तो नहीं मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा हो। वैसे मेरे हिसाब से तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान है। और इससे भी ज़्यादा धीरे क्या पढ़ाएंगे, इससे भी ज़्यादा धीरे क्या पढ़ाएंगे भाई। मैं आपको एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल, सारी प्रॉपर्टी, सारे क्वेश्चन सभी करा रहा हूँ, तो टाइम तो लगेगा। और भाई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करूँगा, ठीक है। वैसे तो सब समझ में आ रहा होगा। तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल कौन सा है तेरे? तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 में कह रहे हैं पॉइंट -2,3 से पास करने वाले ऐसे कर्व का हमें इक्वेशन बताना है, जिसके किसी पॉइंट x, y पे हमको प्रवणता मतलब ग्रेडियंट दे रखी है, जो कि 2x/y² है। तो ध्यान से समझो, एग्जाम्पल 13 है, एग्जाम्पल 13 है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, स्टार मार्क करिए इसे। बड़ प्रॉब्लम है, कह रहे हैं हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी है, हमको एक पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है -2,3। तो यहां से लिखेंगे गिवन पॉइंट -2,3 दिया है। कह रहे हैं इस पॉइंट से पास होने वाला जो कर्व है उसके किसी पॉइंट x, y पे ग्रेडियंट दे रखी है। इससे पास होने वाले किसी भी कर्व पे कोई पॉइंट है x, y, उस पॉइंट पे हमको ग्रेडियंट दे रखी है। और ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट जिसको m बोलते हैं, क्या प्रवणता, वो है कितनी है भाई, 2x/y² है। ये हमको दिए 2x/y²। तो मेरे भाई ये बताओ, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट x, y पे जो ग्रेडियंट होती है उसको हम पढ़ते आए हैं क्या, dy/dx होती है, नहीं होती। इसको ही m बोलते हैं m = tan थीटा, इसको ही tan थीटा बोलते हैं। dy/dx बोलते हैं, जहाँ थीटा क्या होता है, वो मेरा पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल होता है। तो देखो dy/dx की वैल्यू दी है 2x/y²। तो ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। अब हमें यहाँ से इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके कर्व निकालनी है, तो वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं भी पहले। तो ये dy/y² इंटू में पहुंचेगा, ये बन जाएगा देखो y² dy इज इक्वल ये 2x dx
इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। देखो भाई क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट या इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स है ना, तो ये एक्स डी एक्स है, ठीक है, दिख रहा है ये एक्स। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ भाई, हो सकता है आपको ना दिखे, एक्स डी एक्स, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो करते हैं। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा क्या, वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है मेरा, और एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई 2, और 2 से 2 शहीद हो गया, और प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी आएगा मेरा, क्या आएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट सी आएगा। यहाँ से देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये बन जाएगी। अब देखो नीचे 3 है और 2 है, इनको खत्म करने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई करा दूं, इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दो। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई 6, यहाँ से समझ जाना कि 6 से मल्टीप्लाई कराइए। तो यहाँ पर देखो 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y क्यूब बनेगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 6c आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन बनेगा, जनरल सॉल्यूशन। इसको कह दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है ये पास हो रही है किस पॉइंट से, -2,3 से। तो यहां से लिखेंगे इक्वेशन 2 पासिस द पॉइंट, और पॉइंट क्या दिया है भाई, -2,3, तो इस पॉइंट से पास हो रही है। देन भाई अगर इस पॉइंट से पास हो रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, ये इक्वेशन जो है वो इस पॉइंट पे लाई कर रही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ मैं इक्वेशन 2 में। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, बाई की जगह पे क्या रखना है 3, और एक्स की जगह पे -2। तो यहाँ पर है 2, बाई की जगह पे मुझे रखना है 3, तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब इज इक्वल 3x स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है -2 का स्क्वायर और प्लस का 6c, यही तो है। इसको सॉल्व करके मेरे भाई वैल्यू निकालनी है हमें c की। तो देखो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है भाई। क्यूब स्क्वायर ये याद कर लो, ये बताने वाली चीज़ तो ना है, आप 12th में आ गए, आपको 25 तक टेबल पहाड़े, टेबल बोल दिया 25 तक पहाड़े आपको आने चाहिए, ठीक है। 25-30 तक क्यूब आने चाहिए आपको, और 40 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। देखो आपका जो 12th का स्टैंडर्ड है वो इतना है। 25 तक पहाड़े आपको फर्राटेदार याद होने चाहिए। अगर कोई पूछ ले भाई 24 चौक कितना होता है, तो 24 का पहाड़ा पढ़ना है, 24 से कम 24, 24 दूनी कितना होता है रे, वो बताइए रे। तो इस तरह से नहीं भाई, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए हाँ 24 चौक 96 होता है, तो इस तरह से करना है। तो देखो यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होगा, 27 बराबर 3। देखो अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 4 बनेगा इंटू 4 प्लस 6c। देखो 3 से 3 कॉमन लेके कट जाएगा दोनों तरफ, या 3 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो 2 इंटू 9 इज इक्वल 4 प्लस 2c। 9 दूनी कितना होता है 18, 4 प्लस 2c। तो 2c की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 18 माइनस 4, कितना बचेगा 14। c की वैल्यू आ गई 7, c की वैल्यू 7, ये पुट कर दो इक्वेशन किस में 2 में। c की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। 2y क्यूब इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 6c है भाई, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब 7 का भी टेबल नहीं आता तो दिक्कत है, तो ये तो आता ही होगा भाई, मुझे भी आता है ना, ये तो मुझे भी आता है। 6 का टेबल और 7 का टेबल तो मुझे भी आता है, तो तुम लोगों को भी आता होगा। तो 2y क्यूब इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 42, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का, ये आपका आंसर होगा। इसको डब्बे में बंद करके आंसर लिख लो। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल 13 भी निपटा लिया। तो आप इसको नोट करें और हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल बचा है इस एक्सरसाइज का,
तो करते हैं उसको। तो हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो 10वीं 13वीं हमने कर ली। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14 है, तो मैं ये क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 14 दिया है, देखो कह रहे किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, कितने वर्षों में रेट, ये 1000 दिया है, 1000 रुपये की राशि दुगनी हो जाएगी। तो ये हमसे बोला है, इसकी रेट दी है 5% एनुअली, है ना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एग्जाम्पल है हमारा 14, ठीक है भाई। अगर तुम लोगों को जाना है तो चले जाओ। तो एग्जाम्पल 14 की तरफ बढ़ते हैं हम, बाकी लोग देखें, ध्यान दो। तो एग्जाम्पल 14 है, हमें रेट दिए क्या, 5% एनुअली। तो जो रेट दिया हम क्या कर रहे हैं, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल पी। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो पी है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पी है, तो जो रेट होगी, इसकी जो रेट होगी 5% दी, वो क्या होगी, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल 5% ऑफ पी। यही तो होगा, नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल अगर हमारा पी है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल 5% ऑफ पी होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल मिल जाएगा 5%, का साइन हटाते हैं, अपॉन में 100 हो जाता है, ऑफ की जगह इनटू आता है, और ये पी। तो ये आप पढ़ चुके होंगे बहुत अच्छे से। 5 बन जा 5, 5 20 जा, तो ये जो इक्वेशन बनेगी मेरी वो बन जाएगी डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल पी अपॉन 20। यही तो बनेगा। इसको हमें वेरिएबल सेपरेबल लगा के सॉल्व करना है। तो देखो क्या बनेगी, ये बन जाएगा, देखो डी पी अपॉन पी इज इक्वल, ये 20 भी इधर पहुंचा दो, कहीं भी पहुंचा दो, इधर पहुंचेगा, तो डी टी अपॉन 20, इस तरह से। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पी के रिस्पेक्ट में। देखो क्या बनता है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दे रहा हूँ मैं, यहीं पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। क्या बनेगा इसका, इसका बन जाएगा मेरा लॉग पी, सॉरी कैपिटल पी है तो कैपिटल पी ही लिखेंगे, लॉग पी इज इक्वल, ये बन जाएगा 1/20 मेरा कांस्टेंट है, और टी बन जाएगा इनटू टी, और प्लस का आ जाएगा क्या, प्लस का क्या आएगा, मैं यहाँ पर सी कह दूँ, लॉग सी कह दूँ, लॉग सी कह दिया, या आप सी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, क्या मिलेगा देखो, या ऐसा ही रहने दो, सी कह दे रहे हैं, इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखो यहाँ पर बन जाएगा ये p की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये e की पावर में पहुँचेगा, e की पावर t अपॉन 20 प्लस c, यही तो मिलेगा। p बराबर जो मेरा मिला वो इतना मिल गया, e की पावर t अपॉन 20 प्लस c। अब इसको लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं e की पावर t अपॉन 20 इंटू ई की पावर c। भाई मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर सम पावर ऐड हो जाती हैं, तो इसका वाइस एंड वर्सा है ना। तो p की वैल्यू मिल गई। अब e की पावर c मेरा कांस्टेंट है, e की पावर c अगर कांस्टेंट है तो इसको कोई दूसरा कांस्टेंट ले लो, क्या कैपिटल C ले लूँ, इसको कैपिटल C ले लूँ, या C1 कह दूँ। तो यहाँ से मिल जाएगा p इज इक्वल मिल जाएगा C1 e की पावर t अपॉन 20।
इसको मैं कह दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। P की वैल्यू मिल गई C1 e की पावर t/20। अब हमसे कहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है एट टाइम t, जो अगली कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है भाई? हाँ, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे हमारा जो p है वो 1000 है। क्या है? तो यहाँ से लिखेंगे एट t इक्वल 0, p इक्वल 1000 दे रखा है, क्योंकि 1000 रुपये तो हमने लगाया था, 1000 रुपये लगाया था। तो देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी, और वो C1 की वैल्यू क्या आएगी? P की वैल्यू 1000 इज इक्वल C1, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये हमारा, e की पावर 0। अब e की पावर 0 क्या होती है भाई? किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 1 होती है। तो C1 की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पर 1000, और ये मैं पुट कर दे रहा हूँ इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से 1 में पुट करी तो जो P मिला हमको वो क्या मिल गया? 1000 e की पावर t/20। यही तो मिल गया, ये मिल गया। तो अब हमसे बोला क्या है कि कितने समय में, हमसे बोला है कितने समय में 1000 की जो धनराशि, 1000 का जो अमाउंट है डबल हो जाएगा। डबल मतलब 2000, जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितने टाइम में 2000 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख रहे हैं नाउ, अब डबल का मतलब 2000, भाई डबल होने का मतलब क्या है? 2000 हो जाएगा, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा 1000 e की पावर t/20। यही तो मिलेगा, t/20। अब देखो ये, अब 3 इसको कट कर दो भाई, 2 मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल e की पावर t/20। 2 इज इक्वल e की पावर t/20। अब अगर e की यहाँ से t/20 निकालूंगा, क्या t/20 निकालूंगा तो ये log आएगा, log 2। क्या आ जाएगा? log 2 नहीं आएगा भाई। अगर यहाँ से अगर मैं log को हटाऊं तो इधर e की पावर में आता है, तो अगर e को हटाऊंगा तो इधर log में आएगा। तो यहाँ से जो हमारा t था वो t की वैल्यू आ जाएगी 20 log 2। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा। यहाँ पर आप log 2 की वैल्यू लगा सकते हैं, log 2 की वैल्यू लगा के यहाँ पर आपको t मिल जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छे से हमने ये क्वेश्चन किया। तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया? p मान लिया, और जो रेट दे रखी थी रेट ऑफ चेंज वो 5% थी, रेट ऑफ चेंज 5% थी। तो मैंने यहाँ से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई और उसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व किया है, तो हमारा इतना आया। अब उन्होंने बोला था कि t इक्वल 0 पे p कितना था? 1000 था। तो यहाँ से हमें C1 की वैल्यू मिल गई, और C1 की वैल्यू को हमने पुट कर दिया किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई, और बोला है कि कितने समय में 1000 रुपया अपना डबल हो जाएगा। डबल का मतलब 2000 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से लिखा रखा 2000, मैंने माना t ईयर के बाद, मतलब आफ्टर t ईयर ये डबल हो जाएगा इसका। तो यहाँ से मैंने निकाला तो t की वैल्यू आ गई 20 log 2। आप यहाँ पर log 2 की वैल्यू लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल किए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल निपटाए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो किए। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? इसकी एक्सरसाइज 9.4 बहुत ही अच्छे से। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको अगली क्लास में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।